हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज 1 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आपको पता है हर साल दिवाली के बाद उसके अगले ही दिन द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होता है, वैसे ही आज भी द हिंदू अखबार पब्लिश नहीं हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, आज के सेशन में जो बाकी इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं उनके करंट अफेयर्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दूंगा, तो उसको अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आज के लेक्चर से आपने क्या क्या चीज़ों को सीखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी एक बात सुनो, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस में जब भी लिखा होता है वो लिखा होता है करंट अफेयर्स, चाहे वो आपका यूपीएससी का सिलेबस ही क्यों ना हो। वहाँ पे क्या लिखा है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, नॉट दिस पर्टिकुलर सोर्स ही कवर करना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हर एक चीज़ को साथ में लेकर चलना होगा। वैसे ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा हैक्टिक बना देगा। सिंपल सी बात है कि भाई ये भी कवर करूँ वो भी कवर करूँ, तो उसको हैक्टिक क्यों बनाना जब आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ें, ये वीडियोस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं इस चैनल के ऊपर में। सबसे पहले द हिंदू का वीडियो तो आपको डेली बेसिस पे मिलता ही है, बट आज पब्लिश नहीं हुआ है तो आज हम उसको कवर नहीं करने वाले। लेकिन बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो भी आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो वो आज यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए इस बीच में। तो दोस्तों इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह है वो सब यहाँ से आप सभी लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। आज का आर्टिकल नंबर 1 जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम एक पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, कित्तूर रानी चेन्नम्मा के बारे में। अभी रिसेंटली यहाँ पे इनको लेकर कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सर ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको लेकर क्या खबर आई है। हमारे पीआईबी के अंदर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो आप अपने सामने देख पाते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अभी जो 200वीं एनिवर्सरी है कित्तूर विजयोत्सव की, तो इसी एनिवर्सरी के ऊपर में एक पोस्टेज स्टाम्प यानी कि एक डाक टिकट को रिलीज़ किया गया है। और वो जो डाक टिकट है दोस्तों वो कित्तूर रानी चेन्नम्मा के हिस्टोरिक चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर पब्लिश हुआ है। वो डाक टिकट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, कित्तूर विजयोत्सव ये लिखा हुआ है, इसके 200 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसी को लेकर यहाँ पर ये डाक टिकट को पब्लिश किया गया। इस वजह से यहाँ पर ये खबरों में है। तो इसी वजह से हिस्टोरिकल बेसिस पे आपको पता होना चाहिए ये कित्तूर विद्रोह क्या था, ये रेबेलियन क्या था। हम यहाँ पे कित्तूर रानी चेन्नम्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए जो कई सारी जगह पे पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात, जब हम इन रानी की बात करते हैं तो उनका जन्म हुआ था ककती में, जो कि एक छोटा सा गांव है आज के कर्नाटका के बेलागावी डिस्ट्रिक्ट में। नाउ सबसे पहले मैप देख लेते हैं ताकि आपको हर एक पॉइंट की एक बढ़िया क्लैरिटी मिले। ये आपको इंडिया का मैप नजर आएगा, हमें कर्नाटका चलना है तो ये है कर्नाटका। कर्नाटका से बहुत सारे स्टेट्स हैं जो बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, जैसे ऊपर नॉर्थ में है महाराष्ट्र, फिर इधर आपको देखने को मिल जाएगा तेलंगाना, देन इधर यहाँ पे आपको नजर आएगा आंध्र प्रदेश ईस्टर्न साइड में, देन साउथ में है तमिलनाडु एंड देन केरला, और इधर से यहाँ पर कर्नाटका की एक छोटी सी बाउंड्री लगती है अरेबियन सी के साथ में। अब दोस्तों कर्नाटका और महाराष्ट्र की एक लंबी चौड़ी बाउंड्री है। इसी बाउंड्री को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिस पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया है ना, यहीं पर बेलागावी है। अगर मैं इस एरिया को जूम करूँ तो ये वाला बगल वाला मैप आप देख पाएंगे, ये कर्नाटका का एग्जैक्ट मैप हो गया। ये है यहाँ पे बेलागावी, यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है ककती। ये एक छोटा सा गांव है जहाँ पे इन कित्तूर रानी चेन्नम्मा का जन्म हुआ था। और ये कित्तूर की महारानी कब बनती हैं, जब इनकी शादी होती है देसाई फैमिली के राजा मलसर्जा से। अब राजा मलसर्जा की डेथ हो जाती है 1816 में, 1816 में। तो इनकी डेथ के बाद में इनके जो बड़े बेटे हैं शिवलंग गरुद्रा सारजा, इनको यहाँ पे दोस्तों क्या मिलता है, ये आगे का थ्रोन मिलता है, यानी कि आगे ये राजा बनते हैं, यह सिंहासन इनके पास में चले जाता है इनके बड़े बेटे के पास में। ये इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, बड़े बेटे की भी डेथ होती है 1824 में, लेकिन डेथ से पहले ही इनके बेटे ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था जिसका नाम है शिवलिंगप्पा। तो दोस्तों यहाँ पे जो बच्चा अडॉप्ट किया गया था ताकि आगे यहाँ पर एज अ सक्सेसर का वो काम करेंगे, ठीक है, यानी कि आगे जो ये सिंहासन है वो यहाँ पर ये एडॉप्टेड चाइल्ड संभालेंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता होगा इसी बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पॉलिसी आ चुकी थी जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से होता क्या है कि जो अंग्रेज हैं वो अंग्रेज क्या करते हैं, जो शिवलिंग गरुद्रा हैं
इनकी डेथ के बाद में इनका जो एडॉप्टेड चाइल्ड थे, एडॉप्टेड चाइल्ड को एज अ सक्सेसर नहीं मानते। अंग्रेज यहाँ पे बोलते हैं कि अब ये जो टेरिटरी है या ये जो यहाँ पर अब पूरा रीजन है ये हमारे अंडर में आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ चुका था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? ये एक ऐसी पॉलिसी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाँ पे इन्होंने फोकस किया था कि जितने भी भारत के प्रिंसली स्टेट्स हैं जिसमें राजा वगैरह है, राजा रजवाड़े राज्य जितने भी हमको देखने को मिलते हैं, उसको ये कब्जा लेंगे, उसको ये कब्जा लेंगे अगर यहाँ पे इफ लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर उस राज्य का जो रूलर है उसकी मृत्यु हो जाती है और आगे कोई भी लीगल सक्सेसर नहीं है कि हाँ भाई आगे कोई उत्तराधिकारी हो जो कि यहाँ पर इन चीज़ों को संभाले। अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई है, किसी का बेटा है तो यहाँ पे वो संभालेंगे, डोंट वरी। लेकिन अगर बेटा नहीं है कोई आगे संभालने के लिए, तो यहाँ पर वो जो राज्य है वो इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से कहाँ पे चले जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पे चले जाएगा, वो कब्जा लेंगे। तो वही सिमिलर सिनेरियो दोस्तों यहाँ पर अडॉप्ट हो रहा था। इनका कहना था कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा लीगल सक्सेसर नहीं है, इस वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से ये किंगडम अब अंग्रेजों के अंडर में आएगा। ठीक है, इस तरीके का जो ये मामला है वो चलने लगा। इसी के बाद में एक विद्रोह शुरू हुआ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अपना राज्य इस तरीके से कोई भी जाने नहीं देगा इन अंग्रेज़ों के अंडर में। तो यहाँ पे दोस्तों एक रेबेलियन, एक विद्रोह स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं कितुर रेबेलियन, ध्यान रखिएगा। अब इस पूरे विद्रोह के अंदर में जॉन ठाकरे, एक ब्रिटिश ऑफिशियल, अंग्रेजों की साइड से यहाँ पर एक व्यक्ति, इन्होंने यहाँ पर अटैक किया कितुर्ग में। कब अटैक किया? अक्टूबर 1824 में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अटैक के बाद में क्या होता है, इनका यही टारगेट था कि कितुर्ग को कब्जा लिया जाए। लेकिन होता यह है कि इस पहली वाली बैटल में जो ये पहला अटैक हुआ, यहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस को अपनी हार फेस करनी पड़ी। और इनके कलेक्टर, पॉलिटिकल एजेंट सेंट जॉन ठाकरे की जो बात करें, जिन्होंने अटैक शुरू किया, जॉन ठाकरे को भी मार दिया गया कितुर्ग की फोर्सेस के माध्यम से। नाउ उसके बाद यहाँ पर इसी पूरे विद्रोह में दो अलग अलग ब्रिटिश ऑफिसर, एक का नाम है सर वॉल्टर एलियट, दूसरे हैं मिस्टर स्टीवेंसन, दोनों को बंदी बना लिया गया कितुर्ग के अंदर में। अब उसके बाद जो ब्रिटिश आर्मी है वो और गुस्सा होती है। ब्रिटिश आर्मी ने यहाँ पर एक और बड़ा अटैक किया, अब की बार कितुर्ग के किले पे अटैक किया, और अटैक करके दोस्तों यहाँ पे उसको कब्जा लिया और रानी चेन्नम्मा और उनका परिवार दोनों को यहाँ पर जेल में डाल दिया, बेलहोंगल किले में, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है 1829 में। तो ये है यहाँ पर पूरा का पूरा मामला, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया है ताकि आपको अच्छे से जो न्यूज़ आर्टिकल है उसके रिगार्डिंग फैक्ट्स हैं, बैकग्राउंड डेटा है, वो अच्छे से यहाँ पर पता चल जाए। चलिए फिर आते हैं अगले इंपॉर्टेंट खबर पर। जो अगली न्यूज़ है ये जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए काफ़ी रेलिवेंट होने वाली है। हम बात करने वाले हैं नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स के बारे में। तो ऐसी इंडेक्स के अंदर में इंडिया की जो रैंकिंग वगैरह है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वन डे एग्जामिनेशन में, चाहे यूपीएससी में। तो हुआ क्या है, हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं? तो उसके पीछे का रीज़न है कि इंडिया की जो रैंकिंग है इस नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स के अंदर में वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। लगभग यहाँ पर कह सकते हैं कि 176 कंट्रीज़ की रैंकिंग तैयार की गई, जिसमें से यहाँ पर मतलब 176 नहीं, इसमें इंडिया की रैंक 176 है। 176वीं रैंक हमको दी गई है इस इंडेक्स के अंदर 2024 में। और ये 176वीं रैंक क्यों दी गई? क्योंकि हमारा स्कोर बहुत पुअर है। 100 में से केवल 45.5 के आसपास भारत को स्कोर मिला है। अच्छा, तो ये कंजर्वेशन इंडेक्स क्या दर्शाता है जिसमें हमारी पुअर रैंक आई? चलो मैं इसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक के साथ में। ये कंजर्वेशन इंडेक्स डेवलप किसने किया, पहले ये जानो। इसको बनाया गया था गोल्डमैन सेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी के माध्यम से। हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की, तो ये सब बेसिकली सीधा सीधा डायरेक्ट कर रहा है किस चीज़ की तरफ? एनवायरमेंट की तरफ। तो नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स बेसिकली दर्शाता है कि किस तरीके से कौन सा देश जो है वो अपने देश में बायोडाइवर्सिटी को, यानी अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको किस प्रकार से बचा रहा है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है इस इंडेक्स में उसकी अच्छी रैंकिंग होगी। अगर वो सही तरीके से अपने एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी रैंकिंग को वो पुअर कैटेगरी में डाल देंगे। वही सिंपल सा सिनेरियो यहाँ पर अप्लाई किया गया है। तो ये जो आपका नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स है ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस है। यहाँ पे डेटा के माध्यम से प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं और इवैल्यूएट किया जाता है, मूल्यांकन ये किया जाता है कि कौन सा देश प्रोग्रेस कर रहा है और कौन से देश में प्रॉपर तरीके से कंजर्वेशन और डेवलपमेंट को बैलेंस कर रखा है। आप ये वर्ड समझ रहे हैं? क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, आजकल यहाँ पर ये हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों की कटाई हो रही है,
फॉरेस्ट को बर्बाद कर रहे हैं, जंगलों में डाम लग रहे हैं, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? जंगल में से बहुत सारे लोगों को हटाना पड़ता है, वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, उनको उस एरिया से हटाना पड़ जाता है ना। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं दोस्तों, उनका वो कह सकते हैं लोकल हैबिटेट है, वो सब एनिमल्स कहाँ जाएंगे? फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये एनिमल एक्सटिंक्ट होने वाला है, ये ख़त्म होने वाला है। तो उसके पीछे के एक कई सारे रीजंस भी तो है ना। तो कौन सा देश इन चीज़ों को बैलेंस करके चल रहा है कि भाई कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट ना करना, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो कंजर्वेशन डेवलपमेंट का बैलेंस होना ज़रूरी है। कौन सा देश इसमें अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे नेशनल कंजर्वेशन इंडेक्स लेकर आया जाता है। ये जो इंडेक्स है, ये अलग अलग सरकारों की हेल्प करता है, रिसर्चर्स की मदद करता है, ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करने के लिए यहाँ पर इसको लेकर आया गया है, ताकि हम अपनी नई नई पॉलिसीज़ लेकर आएँ और अपने बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन कर सकें, अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनको बचा सकें। इस इंडेक्स का जो सबसे पहला एडिशन आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें कंट्रीज़ को ये अलग अलग प्रकार की रैंकिंग दी गई है, ये 2024 वाला ही है, यानी इसी साल से ये एडिशन शुरू हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस वजह से एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसको लेकर क्वेश्चंस आए। नाउ ये जो इंडेक्स तैयार होता है, ये 4 पिलर्स के बेसिस पर तैयार रहता है। 4 चीज़ों के ऊपर में स्पेशल फोकस दिया जाता है। पहला कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ के ऊपर में फोकस किया जाएगा, उसको मैनेजमेंट करना, है ना। जितने भी यहाँ पर थ्रेट्स हैं, जितने भी यहाँ पर खतरे हैं बायोडाइवर्सिटी के अगेंस्ट में, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स के अगेंस्ट में, उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना, उसको ठीक करना। नेचर एंड कंजर्वेशन गवर्नेंस हो गया। फिर फ्यूचर ट्रेंड्स हो गए एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में, कि किस तरीके से नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट करना है ना, वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स प्रेजेंट है उसका मैनेजमेंट करना। तो ये 4 चीज़ों के आधार पे इस पूरे इंडेक्स को रेडी किया जाता है। नाउ 2024 का जो ये इंडेक्स आया है, ज़रा इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स देख लेते हैं। भारत को इन्होंने रैंकिंग दे दी है बहुत ही ज़्यादा घटिया, लगभग 176 यहाँ पे रैंकिंग इंडिया को मिली है। तो फिर बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया का जो रैंक है वो बिल्कुल बॉटम में है, और ये इसके पीछे का रीज़न है कि आज हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी को खतरे से नहीं बचा पा रहे हैं, या खतरे से बचाने में हम इनएफिशिएंट हैं। हमारे देश में लैंड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर ये इंडेक्स बताता है। इस इंडेक्स में मेंशन किया गया है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो थ्रेट्स हैं, जो खतरे हैं इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को, वो देखने को मिल रहे हैं। कई सारी जगह पर जंगलों का भारी नुकसान हुआ है अर्बनाइजेशन की वजह से। शहरीकरण बढ़ा है, तो लोग यहाँ पर लगातार शहर में पहुँचे हैं, जिससे कई सारी झीलें दबा दी गई हैं, पेड़ों की कटाई हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक मेन कारण बन चुका है। अब ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ खत्म होते चले जाएंगे तो इससे गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि वही पेड़ क्या कर रहा है, आपका कार्बन एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ऑक्सीजन देने का काम करता है। आप पेड़ काट दोगे तो जो आप कार्बन एमिशन कर रहे हैं एक साइड से, वो कार्बन एमिशन कहाँ एब्जॉर्ब होगा? कार्बन एमिशन कोई भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, कार्बन हमारे पास में घूमता रहेगा, जिससे यहाँ पर हीट जनरेट होगी। क्लाइमेट चेंज एक रियल टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो एक बड़ा रिस्क बनेगा। और आज इसी नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में हम इंडिया की बात तो कर चुके हैं, लेकिन ये बताओ टॉप 10 में कौन कौन सी कंट्रीज प्रेजेंट है? तो इसमें टॉप रैंकिंग कंट्रीज में आपका लग्जमबर्ग है, एस्टोनिया है, डेनमार्क है, कुछ और भी कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जिसके यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं। अब ये कंट्रीज दोस्तों टॉप रैंकिंग में, एक रीज़न ये भी है, यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पॉपुलेशन भारत में। अब भारत वर्ल्ड का पॉपुलेटेड कंट्री है, तो बहुत सारे जो इश्यूज़ है वो हमको मैनेज करने पड़ते हैं, तो ये भी आपने ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अगली इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में सोहरई पेंटिंग के बारे में डिस्कशन हुआ है। अगेन जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए फिर से इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर में पेंटिंग का प्रॉपर एक टॉपिक है, एक चैप्टर ही है आपका, पता है ना, आर्ट एंड कल्चर के अंदर में पेंटिंग्स का चैप्टर आता है, उसमें सोहरई पेंटिंग को कवर किया गया है। तो हम न्यूज़ के साथ साथ आपका जो स्टैंडर्ड पोर्शन है उसको भी कवर कर लेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई सोहरई पेंटिंग को कवर करने की। तो रिसेंटली हमने देखा 16वां ब्रिक्स का समिट हुआ। 16वां ब्रिक्स का समिट कहाँ पे होता है दोस्तों? रशिया के कजान में होता है। अब मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है कि इससे पहले जो 15वां ब्रिक्स का समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखिए। तो हुआ ये कि रिसेंटली जो ब्रिक्स का समिट होता है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाते हैं और कई सारे वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब पीएम मोदी गए रशिया कजान में, तो वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन को एक गिफ्ट प्रोवाइड करवाया, और वो जो गिफ्ट था वो यही सोहरई पेंटिंग थी। इस वजह से दोस्तों ये सोहरई पेंटिंग खबरों में कवर की गई है। अब ये सोहरई पेंटिंग को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये पेंटिंग्स आपको नजर आती है, जिसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स नजर आएंगे
और बताया जाता है ये एक हमारे खुद का म्यूरल आर्ट फॉर्म है। म्यूरल आर्ट कौन सी होती है, आपने पढ़ा है ना, म्यूरल आर्ट स्पेशली जो दीवारों वगैरह पे बनाई जाती है, वॉल पे आर्ट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम म्यूरल आर्ट बोलते हैं। तो हमारे देश का ही एक खुद का आर्ट फॉर्म है ये सोहरई पेंटिंग। अब ये जो वर्ड है ना यहाँ पर, ये सोहरई, ये आया है सोरो से। नाउ ये जो आर्ट फॉर्म है ऐसा नहीं है बहुत नया आर्ट फॉर्म है। आज से अगर हम इतिहास की बात करें तो 9000 से 5000 बीसी के समय पर, यानी उस पीरियड को हम बोलते हैं मीजो कैलकुलेटिक पीरियड। इसी पर्टिकुलर पीरियड के समय से ये सोहरई पेंटिंग बिलोंग करती है। और ध्यान रखिएगा ये जो पेंटिंग है इसके बहुत सारे यहाँ पर ऐसे एविडेंसेस देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद कई जगह पर चट्टानों में ये पेंटिंग्स देखने को मिली हैं। हजीराबाग एरिया में, हजारीबाग एरिया में यहाँ पर ये पेंटिंग्स पाई गई हैं जो कि इसी तरीके से सोहराई पेंटिंग से मिलती जुलती हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि सर सोहराई पेंटिंग में थीम्स क्या होते हैं, वो क्या क्या चीज़ें ड्रॉ करते हैं। ये पेंटिंग जनरली जितने भी हमारे नेचुरल चीज़ें हैं उसके ऊपर बेस्ड होती है। जैसे इसमें जंगल, नदियाँ, एनिमल्स, ज़्यादातर इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर शो किया जाता है, या मैक्सिमम चीज़ें सोहराई पेंटिंग में आपको इस तरीके से एनिमल्स वगैरह ही दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। ये जो पुराने ज़माने की पेंटिंग्स है दोस्तों, ये ज़्यादातर जो ट्राइबल वेमेन हैं इनके थ्रू बनाई जाती थी। और ट्राइबल वुमेन इसको कैसे बनाती थी, इसमें चारकोल का इस्तेमाल होता है। ब्लैक कलर आप देख पा रहे हैं, तो नेचुरल चारकोल का यूज़ किया है। उसके अलावा ये सॉइल का कलर दिख रहा है, इसमें यहाँ पर मिट्टी का यूज़ किया है, क्ले का यूज़ किया है। तो नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ करके इस पेंटिंग को तैयार किया जाता था। नाउ यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं सोहराई पेंटिंग की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि केव पेंटिंग्स वगैरह हैं, उसी प्रकार के तरह यहाँ पर ये सोहराई पेंटिंग्स भी देखने को मिली हैं। उसके बाद ये पेंटिंग्स बहुत सारी जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ उनके थ्रू बनाई जाती हैं। इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बात हो रही है झारखंड की, उसके अलावा बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो यहाँ पे जितनी भी ट्राइबल वेमेन हैं उनके थ्रू ये पेंटिंग्स बनाई जाती है। ये जो आर्ट है दोस्तों, स्पेशली यहाँ पर जो महिलाएं हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ से, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, जैसे में यहाँ कुर्मी है, संथल है, मुंडा है, ओरांव है, अगारिया है, गतवल ट्राइब्स हैं। तो इन ट्राइब्स की महिलाओं के थ्रू मेनली यहाँ पर ये बनाई जाती है। तो ये कौन कौन से स्टेट्स हैं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। स्पेशली हम यहाँ पर ज़्यादातर नदर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं, या थोड़ा सा यहाँ पे हम ईस्टर्न साइड के स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इन्हीं के थ्रू बनाए जाते हैं। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो आर्ट फॉर्म है इतना पॉपुलर है तो कहीं पर इसको जीआई टैग वगैरह नहीं मिला है क्या? बिल्कुल मिला है। देखिए जो हजारीबाग वाला रीजन है झारखंड में, यहाँ पर इसी आर्ट फॉर्म को जीआई टैग दिया जा चुका है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये पेंटिंग्स जानी जाती हैं अपने इतने चमकते धमकते कलर्स की वजह से, और इसमें जो पैटर्न्स बने होते हैं उस वजह से, और अलग अलग सिंबल्स यहाँ पे शो किए जाते हैं, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। नाउ सवाल यह है कि ये जो पेंटिंग है क्या कोई खास अवसर पर बनाई जाती है? तो हाँ, ध्यान रखना, हर साल यहाँ पर एक सोहराई फेस्टिवल होता है। और ये जो फेस्टिवल है ये क्या दर्शाता है? हार्वेस्टिंग सीजन को, फसल की कटाई को, यानी कि अब यहाँ पर सर्दियों की शुरुआत को दर्शाता है। उसी अवसर पर यहाँ पर ये जो पेंटिंग्स वगैरह हैं वो ज़्यादातर ड्रॉ भी की जाती हैं। तो सोहराई फेस्टिवल से कनेक्शन है, ये भी आपको याद में रखना है। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर हो गया? तो ये आर्टिकल चर्चाओं में इस तरीके से आपने बेसिक चीज़ें पढ़नी होंगी ताकि क्वेश्चन बने, आप आराम से सॉल्व कर पाएँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार मेक श्योर क्या कर दो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। कम से कम 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे कोरल ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन हुआ है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लेसेस एंड न्यूज़ से आप इसको लिंक कर पाएंगे। कोरल्स के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस सेक्शन को भी आप एनवायरमेंट से भी लिंक कर पाएंगे। तो मामला क्या है, ज़रा पहले ये सुनिए। हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 16वीं वाली मीटिंग में, और यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि किस तरीके से जो ऑयल और गैस एक्टिविटीज़ हैं कोरल ट्राइंगल के अंदर में, वो चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट है। उस मामले को यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कोई यहाँ से सवाल नहीं बनेगा। कोरल ट्राइंगल न्यूज़ में आ चुका है तो ये पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में ऑयल एंड गैस एक्टिविटीज़ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे हाईलाइट करे गए हैं। तो सर ये कोरल ट्राइंगल एग्जैक्टली है क्या? कोरल ट्राइंगल एक बहुत बड़ा रीजन है जो हमारे पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है, कई सारे देशों में फैला हुआ है। इवन जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अमेजन फॉरेस्ट के बारे में, तो उससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो कोरल ट्राइंगल वाला रीजन है इसको हम लोग अमेजन ऑफ द सीज बोलते हैं। अब अमेजन फॉरेस्ट को हम किस लिए जानते हैं भाई? अमेजन में घने जंगल हैं, घने पेड़ पौधे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, इतना डेंस फॉरेस्ट वहाँ पे प्रेजेंट है। कई बार यहाँ पे अर्थ का हम लंग्स बोलते हैं अमेजन फॉरेस्ट को। तो उसी तरीके से समुद्र का अमेजन कौन सा है? यही कोरल ट्राइंगल।
क्योंकि इस कोरल ट्रायंगल में बहुत सारी कोरल रीफ्स प्रेजेंट हैं। एक बड़ा मैरीन एरिया आपको ये देखने को मिलेगा, 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में ये फैला हुआ है। अच्छा, फैला हुआ तो है, लेकिन ये कहाँ पे प्रेजेंट है ज़रा ये बताओ। तो कोरल ट्रायंगल दोस्तों जो हमारे पैसिफिक ओशन में फिलीपींस नाम का देश है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, तिमोर लेस्टे है, पापुआ न्यू गिनिया है, सोलोमन आइलैंड्स है, इन सब एरियाज़ को कवर करता है ना। यहाँ पे आप देख पाएंगे छोटे छोटे बहुत सारे समुद्र के हिस्से हैं, इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। एक फोटो और देखेंगे तो ये आपका मलेशिया, फिलीपींस ये सब दिख रहा होगा, इधर इंडिया भी नजर आएगा। तो पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड्स ये सभी देश यहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों। ये जितना भी समुद्र का हिस्सा है ना, इस समुद्र के नीचे बहुत सारी कोरल्स प्रेजेंट है। कोरल्स क्या होती हैं, इस तरीके से समुद्र के अंदर रंग बिरंगी आपने कोरल्स देखे हैं, फोटोज तो देखे होंगे। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा यहीं पे प्रेजेंट है। हम लोग कोरल ट्रायंगल का नाम इसको दे देते हैं। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना कि कोरल ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, पापुआ न्यू गिनिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, तिमोर लेस्टे है एंड सोलोमन आइलैंड्स हैं। ये आप इस पर्टिकुलर मैप में देख पाएंगे, ये सब देश कोरल ट्रायंगल में है। अब इस ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि एक फैक्ट क्या है, या उसके बाद इसका महत्व क्या है, ज़रा ये बताइए। तो ये जो कोरल ट्रायंगल वाला रीजन है दोस्तों, आज के समय पर दुनिया की जितनी भी कोरल की स्पीशी है उसकी 76%, 76% कोरल स्पीशी यहीं पे प्रेजेंट है। और ये कोरल स्पीशी लगभग 120 मिलियन पीपल को सपोर्ट कर रही हैं। 120 मिलियन पीपल जो इस रीजन में रह रहे हैं, जो इसी समुद्र के रिसोर्सेज के ऊपर में डिपेंडेंट हैं, उनका जीवन चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस है इस कोरल ट्रायंगल का, क्योंकि दुनिया की कोरल स्पीशी में 76% यहीं पर प्रेजेंट है। कोरल्स क्या होते हैं मैं आपको अभी फोटो में दिखा चुका हूं। अब प्रॉब्लम्स ये हैं दोस्तों कि कोरल ट्रायंगल में पिछले कुछ समय पर कई सारे प्रकार के खतरे फेस करने को देखने को मिले हैं। जैसे लगातार यहाँ पे जो फिशिंग प्रैक्टिस है, जो यहाँ पे मछली पकड़ी जा रही है, वो अनसस्टेनेबल तरीके से पकड़ी जा रही है। बहुत ज़्यादा एक्सेस में वो फिशिंग कर दे रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो यहाँ पे हो रहा है, वो प्रदूषण सीधा इन समुद्र के पानी में जा रहा है इन कंट्रीज़ के माध्यम से। तो क्लाइमेट चेंज का भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब क्लाइमेट चेंज यानी कि गर्मी का बढ़ना, गर्मी के बढ़ने की वजह से दोस्तों ये कोरल रीफ्स खराब हो जाती हैं। कोरल ब्लीचिंग जिसको बोलते हैं, आपने कोरल ब्लीचिंग का कॉन्सेप्ट सुना है? ये क्या होता है, जब गर्मी ज़्यादा होगी, जो सनलाइट है उस सनलाइट की वजह से इस कोरल के ऊपर प्रेजेंट जूज़ैंथलाई एक एल्गाई है जो कोरल्स के साथ में रहती है। तो कोरल्स और जूज़ैंथलाई साथ में रहते हैं, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। अगर जूज़ैंथलाई को अलग कर दोगे तो कोरल्स खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो यहाँ पे गर्मी के बढ़ने की वजह से जूज़ैंथलाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से कोरल सफ़ेद पड़ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो आज के समय पर कोरल वाले रीजन में ये सभी प्रकार की जो समस्या हैं वो हमको देखने को मिल रही हैं। ना कोरल्स क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि ये छोटे छोटे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि सेसाइल हैं। इसका मतलब ये परमानेंट तरीके से समुद्र के एक पर्टिकुलर फ्लोर पर अटैच रहते हैं। समुद्र के एक जगह पर ये अटैच रहेंगे, वहाँ से हिलते नहीं हैं। कोरल्स का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन रहता है सिंगल सेल एल्गाई के साथ में। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोरल्स यहाँ पे हैं तो इसके ऊपर एक एल्गाई प्रेजेंट होती है, एक काई प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं जूज़ैंथलाई। तो जूज़ैंथलाई और इनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ध्यान में रखिएगा। और यही एल्गाई जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये कोरल्स को फूड और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती रहती है, जिसके माध्यम से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे वो ये सब काम कर पाते हैं, इसको बना पाते हैं। उसके बाद जो कोरल एनिमल है, अगर अकेला कोरल प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं पोलिप, लेकिन अकेला प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे पूरा का पूरा एक ग्रुप होता है। तो ये पोलिप्स का पूरा जो ग्रुप है वो एक प्रकार की कॉलोनी बना देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कोरल्स को लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल भी एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है और डायरेक्ट यहाँ पे आपसे प्लेसेस को लेकर सवाल बन सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बरदोई बम बिलमुक बर्ड सेंचुरी के बारे में। तो क्वेश्चन बन सकता है ये सेंचुरी कहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन अभी खबरों में कवर की गई है। खबरों में कवर करने के पीछे का जो रीज़न है वो बहुत सॉलिड है। रीज़न क्या है, एक समय पर ये जो सेंचुरी है यहाँ पे नंबर ऑफ बर्ड्स की स्पीशीज़ हुआ करती थी। ये बर्ड सेंचुरी असम के अंदर में प्रेजेंट है, ध्यान में रखिएगा इसका पर्टिकुलर लोकेशन। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, एक समय पर बहुत सारी चिड़ियों की प्रजातियां हुआ करती थी। आज यहाँ पर ये प्रजातियां लगातार खत्म होती चली जा रही हैं। यहाँ पे बर्ड्स की जो स्पीशी है दोस्तों, इसमें 70% से गिरावट देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पे बर्ड्स की स्पीशीज रुक नहीं रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये बर्ड सेंचुरी न्यूज़ में बनी हुई है। अब बर्ड सेंचुरी ये है क्या, एक छोटा सा वेटलैंड है जो कि असम के अंदर में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है लखीमपुर और उसके बगल में ही है धेमाजी।
दोनों के बीच का जो बॉर्डर है, इसी बॉर्डर पर यहाँ पर ये बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलेगा। आइए मैप दिखा देता हूँ, क्योंकि मैप देख लेंगे तो अच्छे से दिमाग में ये मामला सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, यह है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन और यह है बीच में असम। असम को जूम करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा और यहीं पर आपको दिखाई पड़ेगा लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। लखीमपुर के ऊपर है धेमाजी। इनका जो ये बीच वाला बॉर्डर है, इसी बॉर्डर पर आपका ये बरदोई बम बिलमुख बर्ड सेंचुरी देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो बर्ड सेंचुरी है दोस्तों, लगभग 11.25 स्क्वायर किलोमीटर के रीजन्स को कवर करती है। ये समय था 1996 का। 1996 में उस समय पर जो असम की सरकार हुआ करती थी, उन्होंने ही यहाँ पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, मतलब जैसे आज हम इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल रहे हैं, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर तो किया हो गया होगा ना। तो ये डिक्लेरेशन इसका 1996 में ही किया गया था। और ये जो सेंचुरी है दोस्तों, उस समय पर एक रिवर है सुबानसिरी। इस नदी की यहाँ पर ये हिस्सा थी। ठीक है, सुबानसिरी नदी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपकी नदी आ रही है ना, ऊपर से, और यही सुबानसिरी नदी नीचे जाके असम में एंटर करने के बाद में ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्रा की यहाँ पर एक ट्राइब्यूटरी भी है, इस वजह से ये जो वर्ड है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब ये जो सेंचुरी की बात जो हम कर रहे हैं, इसका जो वेजिटेशन है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स वगैरह देखने को मिलेंगे, घासें हैं, वेटलैंड तो यह है ही। तो बहुत सारी जो बर्ड्स की स्पीशीज़ है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कई बार दुनिया से बहुत सारी ऐसी बर्ड जो बहुत ज़्यादा खतरे में है वो भी यहाँ पे हर साल देखने को मिलती है, जिसमें स्पॉट बिल्ड पेलिकन हो गया या लेसर एडजटेंट लेप्टोप्टिलॉस हो गया। ऐसी कुछ बर्ड्स की स्पीशीज़ जो यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कहीं नहीं पाई जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय पर क्या हुआ है, इन्हीं बर्ड्स की जो स्पीशीज़ है दोस्तों, वो लगातार घटती हुई नजर आई हैं। इस वजह से ये खबरों में कवर किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, और यह है आज का हमारा थंबनेल वाला न्यूज़, जहाँ पे DF-26 मिसाइल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। चाइना का एक इंपॉर्टेंट किलर, जो कि क्या कर सकता है, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स को, बड़े बड़े साइज़ के जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिस पे आप अपने एयरक्राफ्ट को कैरी करते हैं, ऐसे विशाल जहाज़ों को बर्बाद कर सकता है। तो क्या है DF-26? चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जान लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों कवर किया गया है। न्यूज़ में कवर करने के पीछे का रीज़न है कि चाइना के अंदर में ये जो DF-26 जो मिसाइल है, ये एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा दूर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो हमारे टारगेट को अगर हम देखेंगे हिट करना होगा तो वो कैसे जाएगा। मान लो ये टारगेट है और यहाँ से हम इस मिसाइल को चला रहे हैं, तो ये मिसाइल इस तरीके से जाती है ऊपर एनवायरमेंट में, फिर वापस से एंटर करती है और आके अपने टारगेट को हिट करती है। ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन चाइना का जो ये DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल है, ये पुराना है। इस मिसाइल की संख्या इन्होंने बढ़ा दी है, ऐसा हमें कुछ सैटेलाइट की इमेजेस से पता चला है। और यहाँ पे अपने मिसाइल के जो ये लॉन्चर है, नीचे आप देख पाओगे जो ट्रक वगैरह है, इस पे ही यहाँ पर इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो लॉन्चर्स है वो इनके प्रोडक्शन साइट पर नजर आए हैं, सैटेलाइट की इमेज से ये पता चला, जिस वजह से DF-26 मिसाइल जो है वो चर्चाओं में बना हुआ है। अभी जो वर्ड है ना DF, इसका अपने आप में एक फुल फॉर्म है, और वो फुल फॉर्म क्या है, डोंगफेंग 26। ये चाइना का इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। DF-26 मिसाइल हाल ही में न्यूज़ में है। ये कौन सा मिसाइल है, तो एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी कैपेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो भले यहाँ पर ज़मीन पे कोई बड़ा टारगेट हो या फिर समुद्र में चल रहा कोई टारगेट हो, यानी कोई बड़ा जहाज ही क्यों ना हो, उसको आराम से ये स्ट्राइक डाउन कर सकता है। फीचर्स की बात करेंगे तो इस मिसाइल में एक 14 मीटर लंबी यहाँ पर और 1.4 मीटर डायमीटर के हिसाब से यहाँ पर जो मिसाइल है उसका यूज़ किया गया है, और इसका टोटल लॉन्च वेट 20,000 kg के आसपास है। प्रोपल्शन यानी फ्यूल की बात करेंगे तो इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया गया है। 2 स्टेज वाला यहाँ पर ये इसमें मिसाइल सिस्टम देखने को मिलेगा। 2 स्टेज का जो हमारा सॉलिड फ्यूल होता है उसका यहाँ पे यूज़ किया गया है। उसके अलावा अगर हम इस मिसाइल की रेंज को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रेंजेस वगैरह भी पूछी जाती हैं। तो ये DF-26 मिसाइल का जो रेंज है दोस्तों, वो लगभग 3,000 से लेकर 4,000 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इतना दूर वाले रेंज पे ये हिट कर सकता है। 3,000 से 4,000 एक कह सकते हैं बहुत बड़ा रीजन हो गया जिसको ये कवर कर पाएगा। तो ये DF-26 मिसाइल जो है एक मॉड्यूलर डिज़ाइन के साथ में आता है। इस लॉन्च व्हीकल में 2 प्रकार के न्यूक्लियर वॉरहेड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स का, और कई सारे कन्वेंशनल वॉरहेड्स। अगर नॉर्मल अटैक करना है तो वो भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स का यूज़ करना है तो वो भी यहाँ पर किया जा सकता है न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। इतना नहीं, इसके अलावा इसमें एक एडवांस गाइडेंस सिस्टम है जो मिसाइल को मतलब आराम से अपने टारगेट पर सटीक टारगेट पे हिट करवाएगा। उसके अलावा ये जो मिसाइल है ये जाना जाता है अपने एंटी शिप वेरिएंट की वजह से, यानी दुश्मन के जो जहाज़ हैं उसको तबाह करने की वजह से उनको आराम से उड़ा सकता है ये मिसाइल। इसको हम DF-26B के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये एक नया वेरिएंट है।
ये जो वेरिएंट है इसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली जो नेवी के वेसल्स होते हैं, जो जहाज़ होते हैं, इनको टारगेट करने के लिए, बड़े बड़े साइज़ के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उनको टारगेट करने के लिए भी इन मिसाइल्स को बनाया गया है। ठीक है, बस ये यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है। तो ये आज का डिस्कशन है। चलिए मैं आप लोगों से अब कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, इनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ज़रूर से, पता चलेगा आपने कितनी चीज़ें सीखी हैं, कितनी चीज़ें आपको याद हैं। तो सबसे पहले डोंगफेंग 26 मिसाइल के बारे में जो अभी हमने डिस्कस किया ही है, जस्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आराम से इसका जवाब आप दोगे। अब इसका जवाब नहीं दोगे तो फिर क्या ही करोगे। तो यहाँ पे बात यह है कि ये जो मिसाइल हाल ही में खबरों में कवर की गई है, ये कौन से देश के थ्रू डेवलप की गई है ये बताओ। पहला साउथ कोरिया, दूसरा चाइना, तीसरा नॉर्थ कोरिया या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। उसके अलावा फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है और अगेन बहुत ही सिंपल है ये भी। बर्दोइबम बेलमुख बर्ड सेंचुरी ये कौन से राज्य में स्थित आपको देखने को मिलेगी ये बताइए। ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड, बी गुजरात, सी असम या फिर डी नागालैंड। देन उसके बाद अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा रिगार्डिंग कोरल ट्रायंगल। तो कोरल ट्रायंगल के रेफरेंस में आपके पास में दो स्टेटमेंट से बताइए, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, कोरल ट्रायंगल के अंदर में कुछ देश आते हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनिया। बाकी कोरल ट्रायंगल को क्या हम अमेजन ऑफ द सीज के नाम से भी जानते हैं। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है रानी चेन्नम्मा के बारे में। तो रानी चेन्नम्मा एसोसिएटेड हैं कौन से इवेंट के साथ में, कौन से इवेंट के साथ में जोड़कर हम इनके बारे में पढ़ते हैं बताइए। ऑप्शन नंबर है संथल रेबेलियन, या ऑप्शन नंबर बी कोया रिवोल्ट, या ऑप्शन नंबर सी अहोम रिवोल्ट, या ऑप्शन नंबर डी केतुर रेबेलियन। तो बताइए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगेन बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों सोहरई पेंटिंग के बारे में है जो अभी हमने डिस्कस किया है। सोहरई पेंटिंग के रेफरेंस में आपके पास में 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है। पहला, सोहरई पेंटिंग एक इंडिजीनियस म्यूरल आर्ट फॉर्म है, खुद का बनाया हुआ आर्ट फॉर्म। दूसरा, इसको ज़्यादातर बनाया जाता है ट्राइबल वेमेन के माध्यम से, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से बिलोंग करने वाले ट्राइबल वेमेन हैं उनके माध्यम से यहाँ पर यह पेंटिंग बनाई जाती है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस पेंटिंग का जो थीम है वो नेचुरल एलिमेंट्स के ऊपर बेस होता है, जिसमें जंगल, नदियाँ, ये सब चीज़ें कवर की जाती हैं। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है। हाउ मैनी पूछा गया है। तो पहला केवल 1 सही है, दूसरा केवल 2 सही है, तीसरा तीनों सही है या फिर चौथा सारे के सारे गलत हैं। तो ये हैं दोस्तों आपके सभी क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करे होंगे। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक एक करके लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर बताता हुआ चलता हूँ ताकि आप चेक कर सकें, रीमैच कर सकें और देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। तो अपना स्कोर जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना है, वो लिखे बिना नहीं जाना है। तो यहाँ पे आप क्या, सबसे पहला ये क्वेश्चन था सोहरई पेंटिंग के बारे में कि 3 स्टेटमेंट है, बताओ तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या ये इंडिजीनियस म्यूरल आर्ट फॉर्म है। जी बिल्कुल ये सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, क्या सोहरई पेंटिंग स्पेशली ट्राइबल वेमेन के थ्रू बनाई जाती है। हाँ ये भी सही है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन आगे जो लिख दिया गया है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नहीं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नहीं, हम झारखंड, बिहार, उड़ीसा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो ट्राइबल वेमेन है उनके थ्रू बनाई जाती है, ना कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के थ्रू। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। तीसरा, इस पेंटिंग का जो थीम है वो आपके नेचुरल एलिमेंट्स के ऊपर बेस होता है, जिसमें जंगल, नदियाँ, हाँ बिल्कुल ऐसा ही दिखाई पड़ता है, एनिमल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो इस वजह से केवल 2 स्टेटमेंट सही है, पहला वाला और तीसरा वाला। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगले यहाँ पे आंसर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रानी चेन्नम्मा के बारे में, ये एसोसिएटेड है कौन से इवेंट से। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ऑब्वियस ही बात है केतुर रेबेलियन यहाँ पर इसका सही उत्तर है। जो केतुर विद्रोह यहाँ पे हुआ, जिसके बारे में फर्स्ट आर्टिकल में मैंने आपको पढ़ाया, और यहाँ पे इस वजह से केतुर की रानी बोला जाता है रानी चेन्नम्मा को। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे वो सही उत्तर है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में पूछा गया था कोरल ट्रायंगल्स के बारे में कि बताओ यहाँ पे कौन सा सही उत्तर है। कोरल ट्रायंगल में क्या इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी आता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इससे ज़्यादा देश आते हैं बट ये तीनों भी इसमें प्रेजेंट हैं। तो दैट इज़ वाई पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, क्या इस रीजन को हम अमेजन ऑफ द सीज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। तो अभी तक कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं आपके। फिर उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा सरल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था, कि बर्दोइबम बेलमुख बर्ड सेंचुरी ये कौन से राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी असम। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा अगर कोई बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर सवाल आता है तो। देन उसके बाद
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था डोंग फैंग 26 मिसाइल के बारे में। तो बताइए ये मिसाइल हाल ही में खबरों में कवर की गई है, इसको कौन से देश ने डेवलप किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चाइना। इससे सही उत्तर या इससे सरल आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो यह है दोस्तों आज का डिस्कशन। क्योंकि आज हमारा न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ डिस्कस करना ज़रूरी था, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी कवर हो जाएं और जो आपका यहाँ पर कंसिस्टेंसी है वो भी मेंटेन रहे, मेरा भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, ठीक है, और चैनल का भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि आज यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं आया तो हमारे पास में कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। डिस्कस करने के लिए बहुत है। करंट अफेयर इतना पब्लिश होता है, रोज़ इतना डेटा आता है कि आपको पढ़ा दिया जाए सारा का सारा डेटा तो उस दिन यहाँ पर दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। केवल न्यूज़पेपर तो छोटा सा एक सोर्स है जिसको आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसा आप मंथली मैगजीन कवर करते हैं ना, जब आप जाते होंगे तो देखते होंगे यार आधे से ज़्यादा चीज़ें मैंने पढ़ी नहीं है कि भाई यहाँ पे ये पब्लिश हो रहा है, वहाँ पे वो पब्लिश हो रहा है, ये सब नहीं पढ़ा है। इसी वजह से बोल रहा हूँ, जगह जगह पे अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 वीडियोज़ में कवर कर रहे हैं। अभी बीच बीच में एक सिंगल वीडियो भी चल जाता है, लेकिन 2 वीडियोज़ यहाँ पे कवर करनी ज़रूरी होती हैं ताकि यहाँ पे करंट अफेयर के सभी कंटेंट को हम अच्छे से पढ़ सकें। जो कि आपका एक द हिंदू का वीडियो रहेगा और आपका यहाँ पर एक इंडियन एक्सप्रेस वाला वीडियो, जिसमें यहाँ पे हम सभी आर्टिकल्स को इस तरीके से कवर करते हैं जैसे आज का सेशन चला है। ये बेसिकली यहाँ पर आपका इंडियन एक्सप्रेस वाला ही कंटेंट है, ठीक है, जो कि आज यहाँ पे द हिंदू वाले वीडियो में डिस्कस किया गया। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।